नमस्कार। खेती वाला डायलॉग हिंदी में आप सभी को स्वागत है। आज हमारा साथ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह है, एग्रीकल्चरल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन senior advisor, and our moderator Dr. Alka is there. We have been doing wonderfully well in many other languages like English, Telugu, Tamil, and very happy that today we are starting our Hindi version. Dr. Alka is a learned scholar in agriculture, and she would take further introducing in detail. But I would like to mention our friendship and association and bonding with Association of Agricultural Machinery Manufacturing, Dr. Surendra Singh ji. He is very passionate and friend of our Khetiwala organization. Recently, when we conducted program in person at University of Agriculture Sciences, Dharwad, he was very happy to be there and given his keynote address along with ISRO ex-director of AS Kiran Kumar sir and Dr. Omkar Singh and myself and others. So the Vice Chancellor of the university was also very happy with the program. So आप सभी को हिंदी में परिचय देने के लिए अलका मैडम को रिक्वेस्ट करते हुए शुभकामनाएं। और खेती वाला इन हिंदी will take a long journey and bring the vision of our Dr. K. Lakshman Garu for making this entire thing possible. With this happy note, I want to hand over to Alka madam. Thank you. थैंक यू डॉक्टर किशोर एंड सबका इस सेशन में स्वागत है। हम आज जो है आपको ये हिंदी का पहला सेशन है और ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग का अच्छा इस पे जो है रिस्पांस मिलेगा ताकि ये हिंदी डायलॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सो आज का सेशन करते हुए ये सेशन आपको खेती वाला के थ्रू मिल रहा है। खेती वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ऐप है जहाँ पे किसानों को उन सब से जोड़ने की कोशिश है जिनको खेती से प्यार है, जिनको खेती में कुछ योगदान करना है। ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है और किसान भाइयों के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड बताने के लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है किसान भाइयों को सही मार्गदर्शन मिलता है आर्थिक सहायता के साथ। हमारे पास ऐसे निवेशक हैं, हम निवेशकों को किसानों से जोड़ते हैं, लेकिन उसके साथ ही हम किसानों को सही मार्गदर्शन देने में विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसानों की वजह से हमारे घरों में खाना होता है और उसका हमको उनको रिटर्न करने का, वापस करने का एक तरीका है कि हम उनकी हर तरीके से मदद करें। तो ये यहाँ पे हम एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से अपने किसान भाइयों की मदद करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं और काफी सारी कोशिश कामयाब भी हो रही है। किसान भाई जो अलग अलग शहरों में रहते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उनको निवेशकों से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उनको आर्थिक सहायता मिल सके। हम उनको मदद कर रहे हैं, उनको जो सामग्री की जरूरत है खेती के लिए वो कैसे आसानी से मिल जाए उसमें मदद कर रहे हैं। हम उनको मदद कर रहे हैं कि कैसे विशेषज्ञों से उनको मार्गदर्शन मिले। अगर उनके पास बड़ी जगह है और उनके पास श्रमिकों को लाना है उस जगह पे काम करने के लिए ताकि दोनों का फायदा हो, तो उनको कैसे मिलाया जाए ताकि हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो आर्थिक बर्डन है वो कम हो और वो फल फूल सके। इसलिए हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके जरिए हम अलग अलग तरीके से किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं। उन सब के बारे में एक एक करके थोड़ा समझते हैं। तो खेती कॉर्नर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किसानों को मदद करते हैं कि वो सीधा उपभोक्ता से कनेक्ट हो सके ताकि उपभोक्ता को भी ताजा उपज मिले और हमारे किसान भाइयों को भी ज्यादा मुनाफा हो। खेती केंद्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उनको नई आधुनिक तकनीक या आधुनिक जो कुछ भी हो रहा है खेती के क्षेत्र में उससे उनको अवगत कराएं। और खेती कल्याण में हम उनको निवेशकों से अवगत कराते हैं, उनको आपस में मिलवाते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को आर्थिक सहायता भी मिल सके। खेती वाला जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम सब जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम उनको हर तरह का ज्ञान देने की प्रयास करते हैं।
जिसमें कि हम एक मासिक पत्रिका भी निकाल रहे हैं और एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। ये प्रोग्राम भी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हो रहा है। खेती पुरस्कार में हम उन सब लोगों को सम्मानित करते हैं जो खेती के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं। और खेती समिट में हम सारे लोग जो खेती से जुड़े हैं, किसान से लेके निवेशक से लेके कंपनी से लेके जो कोई भी खेती से जुड़े हैं, उन सबको मिलाने का प्रयास करते हैं समिट के द्वारा। केवी डायलॉग्स जो आज ये प्रोग्राम भी उसी के अंतर्गत हो रहा है, उसमें हम तरह तरह के वर्कशॉप्स, प्रेजेंटेशन, सेशंस, ऐसे सेशंस रखते हैं जहाँ पे हमारे किसान भाइयों के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर उनको मिल सके, जिन चीजों के बारे में उनको मालूम नहीं है उन चीजों के बारे में उनको बताया जा सके, ताकि वो अपनी खेती में उसका इस्तेमाल करके अपना अच्छे से काम आगे बढ़ा सके। खेती कोष उन किसानों के लिए जहाँ जिनको श्रमिकों की जरूरत है, तो श्रमिकों को बड़े जो किसान जिनके पास जगह है बट उतने श्रमिक नहीं, उनको उनसे मिलाने का काम करते हैं। तो ये कई सारे पहलुओं पे खेती वाला काम कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो हर तरीके से, जिस भी तरीके से किसानों की सहायता हो सके, वो हर क्षेत्र में खेती वाला काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि खेती वाला कुछ और भी कर सकता है, तो वो सजेशंस आप प्लीज हमको भेजते जाइए। इसी तरीके से खेती वाला जो है हर तरह का सहूलियत अपने किसानों को देने की कोशिश कर रहा है। इंश्योरेंस हो, उनको बीज की जरूरत हो, उनको स्मार्ट कैसे वो अच्छी तरीके से अपनी खेती कर सकते हैं, उनको मशीनरी की जरूरत हो, उनको गाइडेंस की जरूरत हो, ये सारी टाइप की चीजें खेती वाला हमारे किसानों को देने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक सफल भी है। हम यहाँ पे केवी डायलॉग्स के थ्रू आपको ऐसे विशेषज्ञों से मिलाते हैं जिनके पास बहुत विस्तार से उनका एक्सपीरियंस है, और वो आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपके हर प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, आपकी दिक्कतों को सुधार सकते हैं, आपको नई चीजों के बारे में बता सकते हैं। आपको जो कुछ भी नए प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनियां जो खेती में काम कर रही हैं, उनसे आपको मिलवा सकते हैं। तो ये जो हमारे केवी डायलॉग्स है, ये एक तरह का माध्यम है जहाँ पे किसान भाई अपनी सारी जो उनके दिमाग में जो कुछ भी प्रश्न हो, या जो कुछ भी उनको नया सीखना हो, या जो कोई भी उनको सहायता चाहिए, वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको मिल सकता है। आज मैं आपका ये सेशन मॉडरेट करूंगी। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी बोलेंगे और मैं ये सेशन मॉडरेट करूंगी। मैं एक न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हूँ, तो मेरा बहुत ज्यादा लगाव है कि हमारे प्लेट पे क्या आ रहा है, वो अच्छी तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उससे हम उसमें कितना पोषण है, इस चीज से मुझे बहुत लगाव है। मैं मिलेट्स के क्षेत्र में भी काफी काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं फिट इंडिया एम्बेसडर हूँ और गवर्नमेंट मिलेट्स को प्रमोट कर रही है। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे किसान भाई अच्छी फसल उगाएं, वो खुश रहें, क्योंकि जब तक वो अच्छी फसल उगा के हमको नहीं देंगे, हमारे टेबल पे, हमारे घर में पोषण से भरा खाना नहीं आएगा। खेती वाला की जो मासिक मैगजीन है, उसमें हम काफी सारी चीजों के बारे में लिखते हैं। मिलेट्स के बारे में लिखते हैं, जो लेटेस्ट न्यूज है खेती के बारे में वो सब लिखते हैं। तो ये मैगजीन आप लोग जरूर पढ़ें, जिससे आपको काफी ज्ञान प्राप्त होगा, जिसको का आप अपने खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो है बहुत सारे विशेषज्ञों को ये हिंदी का पहला एपिसोड है, ये भी हिंदी का पहला सेशन है, लेकिन केवी डायलॉग्स बाकी काफी सारी भाषाओं में ऑलरेडी चल रहा है। और उसके जरिए काफी सारे विशेषज्ञ जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, वो सब हमारे यहाँ पे जुड़ चुके हैं और भी जोड़ने का प्रयास है। और वो सब यहाँ पे आके हमारे किसान भाइयों को अलग अलग तरीके का ज्ञान शेयर करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं। कोई निवेशकों के क्षेत्र से है, कोई रिसर्च के क्षेत्र से है, तो हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे बुला के आपकी जो आज की समस्या है, ये जो आपकी आज की जिज्ञासा है, उसको जो है प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। सो ये इतने सारे स्पीकर्स ऑलरेडी हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं, और हम ऐसी आशा करते हैं कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर विशेषज्ञों को लाएं, ताकि आपको अच्छी तरीके से मार्गदर्शन हो। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, जो कि कृषि मशीनरी संघ के तकनीकी सलाहकार हैं, जो AMMA के साथ जो है हमारे सहयोग को बढ़ावा देते हैं और हमारी बहुत मदद करते हैं। उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि बहुत ही ज्यादा व्यापक है।
उन्होंने कृषि मशीनरी में बीटेक किया हुआ है, कृषि मशीनरी में इंजीनियरिंग किया हुआ है और पीएचडी भी किया हुआ है। उनका जो है प्रभावशाली करियर जो है काफी सालों में विस्तार से फैला हुआ है और पंजाब के कृषि विद्यालय जैसी संस्थाओं में उन्होंने महत्वपूर्ण पदों को जो है सुशोभित किया है। डॉक्टर सिंह को काफी सारे पुरस्कार मिले हैं। अगर मैं वो सारे गिनाने लग जाऊं तो हमारा पूरा सेशन उसमें ही खत्म हो जाएगा। तो मैं सिर्फ खास तौर से आपको बताना चाहूंगी कि उनको आईएसए में स्वर्ण पदक और डॉक्टर नाग स्वर्ण पदक मिला हुआ है। उन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संवाददाता के रूप में उनको बुलावा आता है। वो बहुत जगह पे जाके लोगों की मदद करते हैं अपने ज्ञान से। उन्होंने जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। वो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर के फेलो हैं। तो मतलब बहुत ही ज्यादा उनका ज्ञान है। अगर हम आज जो है कोशिश करेंगे कि इस सेशन के जरिए हम उनके ज्ञान की थोड़ी सी जो है रोशनी आप सब लोगों के ऊपर डालें। आपके कोई भी प्रश्न होंगे वो आप जो है हाथ ऊपर करिएगा। जब डॉक्टर सिंह जो है अपना प्रेजेंटेशन आपको दे रहे होंगे और आपके मन में कोई प्रश्न आएगा तो आप जो है अपना हाथ ऊपर करिएगा। जहां तक हो सकेगा हम आपके प्रश्नों का उत्तर सेशन के दौरान ही देने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर सिंह, इसके साथ ही मैं जो हूँ आपको जो आमंत्रित करूंगी कि आप जो है आके हमारे किसान भाइयों को आपके ज्ञान से सुशोभित करें। मैं सभी जो साथी अभी ज्वाइन किए हुए हैं सबको मैं नमस्कार बोलता हूँ। हमें जो खेती वाला की तरफ से जो टॉपिक मिला है, भारत में कृषि मशीनीकरण की स्थिति क्या है, चुनौतियां क्या हैं और रणनीतियां क्या हैं, इस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। टॉपिक तो बहुत बड़ा वास्ट है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको संक्षिप्त में कवर करूं। अभी क्या है कि जो हम इंजीनियरिंग इंटरवेंशन करते हैं, जो हम मैकेनाइजेशन की बात करते हैं, बेसिकली मैकेनाइजेशन की हमें जरूरत क्यों होती है। पहले के जमाने में खेती हम हाथ से ही करते थे, चाहे हमारे पास खुरपी होता था, कुदाली होता था, फावड़ा होता था, इसके थ्रू हम खेती करते थे। बाद में जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ने लगी, तो फिर हम जो है जानवरों का यूज करने लगे। उनके लिए हमने हथियार बनाए, वो हथियार जो है यूज करके जो है हम अपना प्रोडक्शन करते थे और अपना पालन पोषण करते थे। उसके बाद भी फिर पॉपुलेशन और बढ़ने लगी तो फिर जो है हमें बैलों से काम जो है वो पूरा नहीं हो पाता था। हम जमीनें भी हमारी काफी जो है खेती के अंदर आने लगी थी। तो फिर हमने जो है पावर की बात सोची, डीजल इंजन बनाए, इलेक्ट्रिक मोटर बनाए, फिर उससे बढ़ करके फिर हमने ट्रैक्टर का इन्वेंशन किया, पावर टिलर का इन्वेंशन किया। और इससे जो है हमारी जो है प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ने लगी, हमें जो है थोड़ी कंफर्ट भी आने लगी। पहले जो हम हाथ से काम करते थे, झुक करके करते थे, प्रॉब्लम होती थी, वो अब मशीनों के, ट्रैक्टर के, पावर टिलर के यूज करने से कंफर्ट होने लगा। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है, जो किसान को प्रॉफिट होता था, उसका भी थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आजकल बहुत जरूरी होता है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करते हैं, जो कि आदमी की कमी से बहुत ज्यादा हो गया था, मशीनों के यूज से वो कम होता जा रहा है। और इसके थ्रू और भी कुछ फायदे हैं। जो हम इनपुट देते हैं, चाहे वो खाद हो, पानी हो, बीज हो, दवाइयाँ हो, उनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। हमारा ऑपरेशन जो है जल्द से जल्द होने लगता है। और हम जो है जो अपनी प्रोड्यूस होती है उसका वैल्यू ऐड भी हम ऑन फार्म कर सकते हैं। अभी जो है इस समय जैसे हम कह रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन करीब जो है 140 करोड़ की हो गई है। और इस 140 करोड़ पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें जो है काफी ज्यादा जो है अन्न की जरूरत पड़ती है। और उस अन्न को पैदा करने के लिए हमें अलग अलग तरह के मशीनों की, टाइमलीनेस ऑपरेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ जो है हमें यह भी जरूरत पड़ती है कि हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाएं। पहले क्या होता था कि हम ज्यादा एक क्रॉप ले सकते थे, एक किसी भी जमीन पर हम कितने बार क्रॉप लेते हैं एक साल में, उसको क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। पहले हम एक ले लेते थे। अभी भी हम इतनी मशीनों के यूज करने के बजाय हम 1.5 से ज्यादा नहीं बढ़ सके। मतलब हम जो है ज्यादा 1.5 क्रॉप लेते हैं, पूरे इंडिया में एवरेज की बात करें
बट हम ज्यादातर जो एरिया में जैसे नॉर्दर्न इंडिया है, पंजाब है, यूपी है, हरियाणा है, नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ पैडी व्हीट रोटेशन है, हम 2-2 क्रॉप ले लेते हैं साल में। साउथ इंडिया में हम राइस राइस है 3 क्रॉप भी ले लेते हैं, बट ऑन एन एवरेज इसके 1.5 करीब है हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। और इससे जो हमारा क्या होता है कि मैकेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी जो सस्टेन नहीं होता, वो मैकेनाइजेशन से हम इसको जो मेंटेन कर सकते हैं। जैसे पिछले जो है आप देखें कि हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट पिछले लास्ट डिकेड्स में सस्टेन रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ कि हम जो है गुड क्वालिटी जो है सीड रखे हैं, गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर केमिकल्स हैं, और मशीनें हैं जो इनकी मतलब इफिशिएंट यूज में काम आती है। ठीक। अभी क्या है कि पहले हमारी जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट होती थी वो करीब 70 से 75% होती थी, वर्क फोर्स हमारा बहुत ज्यादा होता था। ठीक है। विद टाइम जो है जब हमारा आप कहते हैं जैसे बहुत सारी कंपनियां आने लगी, एमएनसी आने लगी हमारे देश में, तो जो लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में काम करता था वो शहरों की तरफ भाग गया, कंपनियों की तरफ भाग गया। वो अब खेती करना उनको पसंद नहीं था, उनको भी थोड़ा इजी वर्क चाहिए। तो उसके लिए जो है वो शहर की तरफ भागने लगे, तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम आ गई कि खेतों पर काम करने के लिए कोई आदमी नहीं मिलने लगा। पहले जो वहाँ 70-75% लोग खेतों में काम करते थे, अब हार्डली हमारे पास 45 से 48% लोग जो अवेलेबल है जो खेतों में काम करते हैं। बकिया जो है सब शहर की तरफ से भर गए, इंडस्ट्री की तरफ चले गए। पहले हमारा जो कंट्रीब्यूशन खेती का जो जीडीपी जो होता है, जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें जो है 45 से 50% होता था, अब वो घट करके 20 हो गया है। एक और चीज बता दूं कि हम जो मशीनों का यूज करते हैं, जिसमें ज्यादातर आजकल जो है ट्रैक्टर से यूज होता है और पावर टिलर जो होता है, ये बहुत जरूरी है कि जो ट्रैक्टर हम रखते हैं अपने फार्म पर उसको प्रॉपरली मेंटेन करें। यदि हम उसका जो है आजकल ट्रैक्टर भी बहुत सारी कंपनियां आ गई, करीब 20 से 25 कंपनियां जो ट्रैक्टर बनाती हैं, और सबकी क्वालिटी एक जैसे नहीं होती है, अलग अलग होती है। जो अच्छी क्वालिटी का यदि हम ट्रैक्टर अपने फार्म पर रखते हैं तो कम से 20 से 30% डीजल कंजम्पशन जो है हम बचा सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से मैचिंग इम्प्लीमेंट होता है। जैसे मान लें कि हमने जो है 45 हार्स पावर का ट्रैक्टर लगाया रखा है और उसको 9 टाइम का कल्टीवेटर अटैच कर चलाते हैं, तो उससे वो मैचिंग इम्प्लीमेंट नहीं होता है। 45 पर कम से कम जो है हमारे पास 13 या 15 फाले का जो है कल्टीवेटर होना चाहिए। तो उससे जो है हमारा जो है मैचिंग इम्प्लीमेंट से 30 से 50% तक हम तेल बचा सकते हैं। उसी तरह से यदि हम उसकी सर्विसिंग वगैरह बहुत अच्छा रखें तो उससे भी 20 से 25% हम तेल बचा सकते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी हमारी आदत पड़ी है ना कि हम ट्रैक्टर ऑन करके ही फार्म पर छोड़ देते हैं, घंटों ऐसे चलता रहता, बंद नहीं करते, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। और 1 घंटा यदि ट्रैक्टर ऐसे ही आइडियल चलता रहे तो कम से कम 1 लीटर तेल खाता है। इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम अपने फार्म पर खेती करते हैं। अभी हमने जैसे बताया कि अपने देश में जो क्या है कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारा ग्रोथ जो 1.5% है, और मेजॉरिटी जो अभी भी जो है लाइवलीहुड जो है करीब करीब 65% से 70% गांव पर ही है। ठीक है। हमारा एरिया जो 328.7 मिलियन हेक्टेयर है, जो ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का 0.4% लैंड है। पॉपुलेशन हमारी 18% है जिसको हम फीड करते हैं इस एरिया से। पानी हमारे पास सिर्फ 4.2% है पूरे दुनिया का, और जिससे हम एग्रीकल्चर और 140 करोड़ लोगों को पानी भी फीड करते हैं। और एग्रीकल्चर जो है हमारे कुल पानी का 80% जो है पानी एग्रीकल्चर में ही जाता है, और जिसका 60% जो है ग्राउंड वाटर से आता है। तो ये भी थोड़ा सा डिटेल है, हम देख ले। जैसे कि हमारा नेट क्रॉप एरिया जो है 328 में से सिर्फ 140 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है हम कल्टीवेट कर पाते हैं। तो जो है आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स कम है। जो हमारा ग्रास क्रॉप एरिया है वो भी 190 है, जैसे आपको बताया ना क्रॉपिंग इंटेंसिटी। आप देख लो 198 को डिवाइड करिए 140 से, तो आपको क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाती है। नेट एरिया इरिगेटेड जो है अभी भी हमारा 60 मिलियन हेक्टेयर ही है। मोस्टली हमारा रेनफेड एरिया ही है जो हम बारिश पर डिपेंडेंट रहते हैं। और जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आप देखिए कि लार्ज फार्मर जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा है वो 15% ही है। मीडियम जो 4 से 10 हेक्टेयर है का जो एवरेज 6 हेक्टेयर आता है वो 25% है। सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर है, करीब करीब जो है 24% है।
जो स्मॉल फार्मर 1 से 2 हेक्टेयर वाले 19% है, और मार्जिनल फार्मर जो है 1 हेक्टेयर और उससे कम है वो 17% है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो 10 हेक्टेयर से नीचे वाले हैं ऑलमोस्ट 85% है। उसी तरह से जो है हमारे देश में करीब करीब 13.8 करोड़ फार्मर्स हैं लगभग, और इसमें से जो मार्जिनल और स्मॉल है वो 86% है। ठीक है, मीडियम जो है 13.2% है, और जो लार्ज फार्मर है केवल 0.6% है। उसी तरह से हमारा जो एरिया है 140 मिलियन हेक्टेयर, मैंने आपको बताया था 14 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, उसमें से जो है जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है वो करीब करीब 47% है, जो मीडियम फार्मर्स है वो करीब करीब 44% है, और लार्ज फार्मर जो है 9% है। उसी तरह से हम देखें एवरेज होल्डिंग हमारी जो इस समय है वो करीब करीब 2.5 एकड़ की है। पूरे देश की एवरेज होल्डिंग 2.5 है। अब 2.5 एकड़ पर क्या मैकेनाइजेशन करेंगे आप सोच सकते हैं। जो जीडीपी का हमने अभी बताया था आपको कि हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का करीब करीब 20% है, और रेस्ट जो है वो इंडस्ट्री और सर्विस से आता है। ह्यूमन पावर हमने बताया था आपको शुरू शुरू में कि एक्चुअली ह्यूमन पावर जो है काफी हमारा कंट्रीब्यूट करता रहा शुरू से, और ये 2010-11 तक जो है इसका ग्रोथ बढ़ता रहा ह्यूमन पावर का जो है यूज फार्म पर। बट ऑल ऑफ द सडन जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है 2010-11 के बाद काफी हुआ, तो इंडस्ट्री की तरफ से लेबर भागने लगी है, तो उसके बाद हमारा जो है डिपेंडेंस ह्यूमन पावर पर कम होने लगा, और फिर हम ज्यादा मैकेनाइजेशन की तरफ ध्यान देने लगे। अब उसी तरह से देखें ट्रैक्टर का प्रोडक्शन भी जो है करीब करीब जो है 8 से 10 लाख में हमारा प्रोडक्शन हर साल हो रहा है, और उतना ही के करीब करीब जो है सेल भी हो जा रहा था, ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहा है अपलाइन। यदि हम ट्रैक्टर की पॉपुलेशन इस समय देखें, इस समय हमारा 2022 में 22-23 में करीब करीब 1 करोड़ ट्रैक्टर हमारे पास अवेलेबल है अपने फार्म पर। उसी तरह से आप देख लिए यदि हमारा जो है जैसे हमारा ह्यूमन पावर है, एनिमल पावर है, ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, डीजल है और इलेक्ट्रिक मोटर है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। यदि 60-61 में देखें तो ज्यादातर जो है आदमी और एनिमल मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80% पावर जो है ये इन्हीं दोनों से आता था 60-61 में। अब आप 20-21 में देख लें तो हार्डली 8 से 10% एनिमल और आदमी की तरफ का कंट्रीब्यूशन है, और रेस्ट जो है 80-90% जो है वो ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स, मशीन से, इलेक्ट्रिक मोटर से। तो आप ये भी ग्राफ से देख सकते हैं कि कैसे जो है एनिमेट पावर जो है जो 60-61 में करीब करीब 90-92% था, वो घट करके हमारा जो है 8-10% रह गया है, और उसी तरह से जो मैकेनिकल पावर है वो 8-10% से बढ़ करके इस समय जो है 90-92% हो गया। एक चीज और बड़े खास देखने की बात है कि जैसे जैसे हमारे फार्म पर जो है पावर बढ़ता है, पावर के साथ ही प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये ऑलमोस्ट पैरेलल चलते हैं। जैसे पहले की था हमारे यहाँ फार्म पर जो पावर बहुत कम भरता था, ऑलमोस्ट जो है आप देखें कि 0.25 के करीब होता था 60-61 में। इसका मतलब ये था कि हमारे पास न ट्रैक्टर था न पावर टिलर था, ज्यादातर हम काम जो है आदमी करते थे या जानवर करते थे। उस समय हमारी भी प्रोडक्टिविटी देखिए मिनिमम थी 0.6 टन कर लीजिए पर हेक्टेयर की तरफ। बट जैसे जैसे पावर बढ़ता बढ़ता हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और अभी के इस समय क्या है कि हमारे पास पावर जो है करीब करीब 3 किलोवाट है, और हमारी प्रोडक्टिविटी भी करीब करीब 2.9 के करीब है। तो ऑलमोस्ट पहले जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा ये हमारा प्रूफ हुआ है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो उसी की तरह से मैकेनाइजेशन जैसे जैसे हम ज्यादा बढ़ाते जाएंगे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये देखिए पूरे देश की मैं बता रहा हूँ स्टेट वाइज भी हमारे क्या पावर है। आप देख लें यदि बड़ी लाइन है तो जैसे पंजाब है, हरियाणा है, ये दोनों में पावर काफी सफिशिएंट है। उसी तरह से चाहे उत्तर प्रदेश भी हो, आंध्र प्रदेश हो, बिहार है, गुजरात है, इन स्टेट में, लेकिन ज्यादातर स्टेटों में पावर अभी भी बहुत कम है, 2 किलोवाट से भी कम है। और इसी का प्रॉब्लम है कि हमारी पोर्टेबिलिटी जो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थ्रू आउट द कंट्री। तो हमें पूरे देश में मैकेनाइजेशन को एक स्टेट स्टेट पर लाना पड़ेगा, एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम उसकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। अभी मैकेनाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है जनरली हम देखते हैं, ये कम से कम जो 15 से 20% जो है सीड को बचाता है, 15 से 20% जो है फर्टिलाइजर बचता है,
टाइम जो है 20 से 30% की सेविंग हो जाती है। लेबर रिडक्शन जो 20 से 30% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी इससे बढ़ता है 5 to 20%, और प्रोडक्टिविटी 10 से 15% तक जो बढ़ जाती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको मशीनें बताऊंगा, ऑपरेशन वाइज मशीनें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। जैसा मान लें सीड बेड प्रिपरेशन ले लें, जो खेत तैयार करते हैं दाना सीड बोने के लिए, वो एनिमल डान टीजल प्लाऊ है जो हम सभी क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं। एनिमल डान पटेला है, पावर टीलर है विद रोटरी अटैचमेंट, ट्रैक्टर ऑपरेटेड मोल्बो प्लाऊ, ट्रैक्टर ऑपरेटेड डिस्क एरो, ट्रैक्टर ऑपरेटेड कल्टीवेटर, पोलराइजिंग रोलर अटैचमेंट फॉर कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड रोटावेटर, ये सारी मशीनें हमारे पास अवेलेबल है जो किसी भी क्रॉप के लिए खेत तैयार करने के लिए सफिशिएंट है। उसी तरह से हमारे पास सीडिंग और प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग मशीन्स भी है फॉर वेरियस क्रॉप्स। जैसे मैनुअली ऑपरेटेड क्रॉप प्लांटर और सीरियल पल्सेज ऑयल सीड्स के लिए यूज होता है। उसी तरह से सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ये दोनों तक के लिए ट्रैक्टर ऑपरेटर और एनिमल ऑपरेटर, वो भी सीरियस पल्सेज ऑयल सीड्स, एनिमल डाउन मल्टीक्रॉप प्लांटर, मेज ग्राउंडनट कॉटन पल्सेज। उसी तरह ये सब तरह के डिफरेंट टाइप के प्लांटर्स हैं। इंक्लाइन फिलिप प्लांटर जो आजकल बहुत कॉमन है, वो मेज ग्राउंडनट कॉटन पल्सेज के ये होते हैं। और अभी क्या है कि हमारे पास मल्टी क्रॉप प्लांटर्स आ गए, मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल्स आ गए, जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स को जो है सीडिंग कर सकते हैं। उसी तरह से जो ट्रैक्टर आपके स्पून टाइप की प्लांटर जो मेज ग्राउंडर कार्टन के लिए है। ट्रैक्टर आपके रेज बेड प्लांटर है जिसपे व्हीट मेज को हम बेड बना करके सो कर सकते हैं। उसी तरह से नो टिल ड्रिल है जो व्हीट पल्सेज और राइस के लिए, स्ट्रिप्ड ड्रिल व्हीट एंड पल्सेज के लिए, रोटो ड्रिल पर व्हीट एंड पल्सेज के लिए, हैप्पी सीड ड्रिल जो है व्हीट के लिए, मल्टी क्रॉप प्लांटर सीरियल्स पल्सेज ऑयल सीड, ट्रैक्टर आपके कॉटन प्लांटर जो बीटी कॉटन के लिए है। इसी तरह से जो है शुगर केन प्लांटर्स भी है जो शुगर केन के लिए है। हमारे पास राइस ट्रांसप्लांटर जो राइस के लिए है और एसआरआई के लिए भी है। मल्टी क्रॉप ट्रांसप्लांटर है जो मेज कॉटन सीडलिंग वेजिटेबल की सीडलिंग यूज कर सकते हैं। उस तरह से वेजिटेबल सीडर है जो वेजिटेबल ऑयल सीड्स की सोइंग कर सकते हैं। सिमिलरली यदि हम इंटरकल्चर वीडिंग ऑपरेशन लें, वहाँ भी हमारे पास व्हील हैंड हो, एनिमल डाल वीडर, कोनो वीडर, टू रो फिंगर टाइप वीडर, सेल्फ प्रोपेड वीडर, पावर ऑपरेटेड वीडर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड वीडर एंड मल्टी टीलर, पावर टीलर डाउन अर्थिंग ऑफ इक्विपमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है फॉर वेरियस क्रॉप्स। स्प्रेइंग देखें तो स्प्रेइंग में भी हमारे पास काफी टाइप के स्प्रेयर्स हैं। नैपसेक स्प्रेयर, सेल्फ प्रोपेल्ड पावर टिलर ऑपरेटेड जो आर्चर्ड स्प्रेयर्स हैं। एरोब्लास्ट स्प्रेयर है जनरली मेज कॉटन शुगर केन अरहर वेजिटेबल्स एंड आर्चर में यूज होता है। ट्रैक्टर ऑपरेटेड स्प्रेयर कॉटन मेज अरहर पल्सेज शुगर केन में यूज होता है। ट्रैक्टर ऑपरेटेड एयर असिस्टेड स्प्रेयर फॉर कॉटन एंड वेजिटेबल्स, सेल्फ प्रोपेल आर्चर्ड स्प्रेयर फॉर आर्चर्ड क्रॉप्स। ठीक है, उसी तरह से फिर हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग और पिकिंग में आ जाए तो इसमें भी हम जो पहले तो सिक्किल से ही कटाई करते थे, बट हमारे पास अभी वर्टिकल कन्वेयर रिपेयर भी है, वॉक बिहाइंड है, सेल्फ प्रोपेल भी है, ट्रैक्टर। अच्छा, फिर उसके आगे बढ़े तो हम देखें वर्टिकल कन्वेयर रिपर है हमारे पास, वॉक बिहाइंड है, सेल्फ प्रोपेल है, ट्रैक्टर फ्रंट माउंटेड है। जो आप कह रहे हैं साइड, आपको जो चाहिए, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए रिपर, वो आपको मिलेगा। और ये जो व्हीट राइस ग्राम सोयाबीन ऑयल सीड सबके लिए यूज होता है। रीपर बाइंडर है जो रिपर बाइंडर क्या करता है, काट करके बंडल बनाता है, ये 5 से 7 किलो का बंडल बनाता है, और ये बंडल डायरेक्टली हम थ्रेशर में ड्रॉप कर देते हैं, थ्रेश हो जाता है। उसी तरह से व्हीट थ्रेशर जो है अभी बहुत कॉमन नहीं रह गया, हड़म्बा थ्रेशर ये सब निकल के अब ज्यादातर मल्टी क्रॉप थ्रेशर यूज होता है, जो सभी क्रॉप थोड़ा सा मिनिमम एडजस्टमेंट होता है स्पीड का, और जो छन्ना होता है नीचे वो चेंज करने पड़ते हैं, और हर क्रॉप के लिए हम थ्रेशर यूज कर सकते हैं। राइस थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए राइस थ्रेशर जो अलग से बनता है। हमारे पास कंबाइंड हार्वेस्टर्स है जो व्हीट राइस सोयाबीन वगैरह की सबकी हार्वेस्टिंग करते हैं। स्टार रीपर होता है, जैसे हम कंबाइन से हार्वेस्ट करते हैं ना व्हीट की, तो क्या होता है कि आधा से ज्यादा हमारा स्टार जो नीचे बच जाता है, और उसमें कुछ जो है ईयर हेड्स भी ड्रॉप हो जाते हैं। तो स्टार रीपर यूज करें तो पूरा का पूरा जो है वो भूसा भी कन्वर्ट हो जाता है, और जो दाने नीचे गिर जाते हैं वो भी कलेक्ट हो जाता है। ये एडवांटेज होता है। उसी तरह से जो है मेज के लिए ट्यूबलर मेज हाथ का भी है, पावर ऑपरेटेड भी है। पावर ऑपरेटेड में भी छोटा है बड़ा है, डिफरेंट। अब आगे आपको थोड़ा मशीन भी दिखाएंगे। तो लाइक है नो वी हैव सोयाबीन थ्रेशर, ग्राउंड नट डिगर, स्टीपर थ्रेशर, ग्राउंड नट कंबाइन,
एक्सेल फ्लो थ्रेशर, ऑल डिफरेंट crops for different crop we have different machine. Tractor operated sugarcane harvester is there, whole crop is there, billet type is there, trash incorporator is there. cotton के लिए भी हमारे पास cotton bigger manual, they are not very successful. cotton का जो है अभी हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं क्योंकि हमारे पास वैरायटी की प्रॉब्लम आती है। हमारे पास वैरायटी ऐसी नहीं है जो सिंगल में मेच्योर करे और सिंगल इरेक्ट हो। बुशी हमारे पास क्रॉप होता है, इसीलिए मशीन से पिकिंग में हमें प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हमारे पास मशीन नहीं है इसकी। अब हम थोड़ा सा मशीनों के बारे में बताएंगे। लेजर लेवलर है, ये जब भी हम पहले सीड प्रिपरेशन बनाते हैं तो हमारी जमीन जो ऊपर खाबड़ कहते हैं ना उसको, वो होती है, उसको हम पहले समतल करना चाहिए। यदि हम समतल नहीं करते हैं तो हमारा पानी का वेस्ट जाता है, प्रोडक्टिविटी भी ठीक नहीं, क्योंकि पानी यदि समतल नहीं है, पानी एक जगह कहीं खड़ा हो जाता है और कहीं ऊपर सूख जाता है अनइवन हो तो इसके लिए हमें लेजर लेवलिंग करनी पड़ती है। और ये ऑलरेडी देखिए मशीनें सब जो प्रॉपरली गाइडेड लेजर से होता है, गाइडेड होता है और परफेक्ट जो है 0.1%, 0.2% जो भी आप स्लोप रखना चाहते हैं उसके करके कर देता है, ताकि पानी एक तरफ से छोड़े तो दूसरे एंड तक आराम से जाता है। और इससे जो है हमारी इफिशियंसी, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी 25 से 30% बढ़ जाती है। क्रॉप यील्ड भी 15 से 20% बढ़ता है। और कल्टीवेशन एरिया जो अप डाउन होता है ना, तो उसमें कल्टीवेशन एरिया कम हो जाता है, वो 3 से 5% कल्टीवेशन एरिया भी बढ़ जाता है। और हमारे पास एनिमल ड्राम भी है, ट्रैक्टर ड्राम भी है, दोनों तरफ के हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये एनिमल ड्राम हम थोड़ा सा है, जैसे पटेला हैरो है, ये पहले यूज होता था, अभी भी बहुत कम होता है थोड़ा। ये जो व्हील हैंड हो है पडलर टाइप का, ज्यादातर ये इफेक्टिव जो है पटलिंग के लिए होता है, राइस ट्रांसप्लांटिंग के लिए। उसी तरह से जो है पावर टिलर ऑपरेटेड रोटरी टिलर अटैचमेंट है, जो सीड बेड प्रिपेयर तैयार करता है। हमारे पास डिफरेंट तरह के प्लाऊ भी है, मोल्गो प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ है, रिजिड कल्टीवेटर है, स्प्रिंग टाइप कल्टीवेटर है, ऑफसेट डिस्क है, दे आर वेरी कॉमन, आपको हर जगह फार्म पे मिल जाएगा। उसी तरह से रोटावेटर जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है और इट्स वेरी गुड, चाहे वो आप देख लीजिए प्लेन में करें, यदि मान लीजिए कि आपके पास कोई ग्रीन क्रॉप वगैरह कुछ है जिसको आप मिक्स करना चाहते हैं मिट्टी में, यू कैन डू इट। आप जैसे देखिए ये आपका जो है वो ढैंचा क्या होता है ना, ये जो हम मिक्स करते हैं इसको भी आप इसमें मिक्स करते हैं रोटावेटर के थ्रू। पटलिंग भी कर सकते हैं, पटलिंग में भी देखिए आप जो है फर्टिलाइजर जो है ढैंचा वगैरह को उसी में मिक्स कर सकते हैं, तो इस तरह का है। उसके अलावा हमारे पास अभी पावर हैरो, दिस इज द न्यू डिजाइन एक्चुअली। पावर हैरो का भी क्या होता है कि रोटावेटर में काफी एग्रोनॉमिस्ट वगैरह जो है कहते हैं कि लेयर हो जाता है, एक लेयर तैयार होता है, और जनरली इसमें होता नहीं, बट थोड़ा सा जो लाइट सॉइल होता है वहां पर प्रॉब्लम होती है। उसको ब्रेक करने के लिए हम ये पावर हैरो भी बनाया है। ये इसमें ब्रेक करता है पूरे लेयर को, सॉइल लेयर को ब्रेक कर देता है एकदम से। और राइट साइड में देखिए कि जब ये ब्रेक करता है तो पल्वराइज नहीं करता है, उसके लिए हम जो रोलर पीछे लगा रखे हैं, जो आप ढेला कहते हैं, जो क्लाट्स होते हैं, पल्वराइज भी करता है। इसी तरह से जो है पारा प्लाऊ है, जब आप काफी एग्रोनॉमिस्ट करते हैं कि यहाँ पर डीप लेयर तैयार हो गया है, तो उसको हम जो है 40-45 सेंटीमीटर तक जा करके अंदर से ना उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मशीन, इससे भी बड़ी मशीनें हैं जो हम 70-75-80 सेंटीमीटर तक भी जा करके ब्रेक कर सकते हैं। उसको अभी हम आए थे सीडिंग पर, जैसा आप कह रहे थे कि हमारे पास सीडिंग के लिए क्या है, ये देखिए सीडिंग ये प्लांटर है। अब प्लांटर में वीट कई तरह का, फ्लोटर रोलर का था, कई तरह के इसमें क्रॉप हम शो कर सकते हैं, और मैनुअल है, यदि आपके पास थोड़ा सा एरिया है आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये कि वीडिंग के भी काम है, आप सीडिंग अटैचमेंट को जो भी नट बोल्ट से है उसको निकाल दिए तो नीचे का जो काला वीडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से डिफरेंट टाइप के हैं जो वीडिंग के भी काम आते हैं, प्लांटिंग के भी काम आते हैं, मैनुअल। ये देखिए मैनुअल डिफरेंट टाइप के प्लांटर्स है और मल्टी क्रॉप प्लांटर्स है। उससे बड़े तो एनिमल ड्राम भी हमारे पास मशीन है, सीड ड्रिल है, प्लांटर है, फिर उसके बाद पावर टिलर ऑपरेटेड भी है। अभी आ गया जीरो टिल ड्रिल की, हमने बात किया था। जीरो टिल ड्रिल और जो सीड ड्रिल है दोनों सेम चीज होता है, सिर्फ जो फाला होता है नीचे का फाला उसका डिफरेंस होता है कि इसमें जो जीरो टिल ड्रिल में फाला जो है टी टाइप का, आप देखें रेड पोर्शन ऊपर और ब्लैक पोर्शन नीचे ब्राउन में, वो इस तरह का एक फाला होता है। इसमें क्या होता है कि उसको स्क्रैच मारना होता है, हमें प्लाऊ नहीं करना होता है, स्क्रैच मार करके सीड डालना होता है, ये मशीन है। उसी तरह से क्या होता है कि हम बहुत जगह रिकमेंडेड है कि हमें सारे एरिया को प्लाऊ करने की क्या जरूरत है,
जहाँ सीड हमको करना है, डालना है, उतने एरिया को प्लाउ करें। दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप ड्रिल। उस पर्टिकुलर स्ट्रिप को ही प्लाउ करिए और उसमें सोइंग कर दिए। ऊपर देखिए सीड ड्रिल बनी पड़ी है, सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल से उसी बीच में सोइंग कर देते हैं। तीसरा हमारे पास होता है रोटोटिल ड्रिल। रोटोटिल का मतलब कि नीचे रोटावेटर होता है, ऊपर उसके सीड ड्रिल काम होता है। जैसे आजकल हमारा कंसेप्ट हो गया ना कि मल्टी ऑपरेशन मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल से, ठीक है। तो इसमें नीचे मशीन खेत तैयार कर रही है और उसी खेत में ऊपर से सोइंग भी हो सकती है, प्लांटिंग भी हो सकती है, सब काम इकट्ठे हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास जो स्पेशलाइज जो मतलब जो बोल्ड क्रॉप्स है, जैसे मेज है, सनफ्लावर है, पी है, ग्राम है, भिंडी है, ये रो में होते हैं, ठीक है। इस रो के लिए भी हमारे पास मशीन है जो डिफरेंट रो है। और डिपेंड जो आप देखते हैं कि मान लें कि यहाँ पे 6 बक्से हैं, यदि आप चाहें तो 20 से बक्से निकाल करके रो बीट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी ऑप्शन इसमें सारे अवेलेबल होते हैं। उसी तरह से जो हमारे पास न्यूमेटिक प्लांटर है, जो दाने को वैक्यूम के थ्रू सक करते हैं, सक करके हम फील्ड में डाल सकते हैं। इनक्लाइन प्लेट प्लांटर थे, ये दोनों आजकल कॉमन हो गए। हम आजकल जो काफी जो रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटीज की आती हैं कि आप जो है रिज बनाइए, और रिज भी जो है डिफरेंट साइज का हो सकता है, और रिज बना करके जो है उस पर सोइंग करिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये व्हीट की सोइंग है, रिज बनाया, एक रिज पर 2 रो है। तो इससे क्या होता है कि पानी की बचत, पानी पूरे फील्ड में देने के बजाय सिर्फ आपको फरों में पानी देना पड़ता है। तो इससे पानी की जो है काफी 30 से 35% पानी की बचत हो जाती है, ठीक है। इसमें सीड भी काफी बच जाता है, 20% करीब, 25% फर्टिलाइजर, और यील्ड भी इसकी अच्छी होती है। उसी तरह से जैसे राइस है ना, राइस का यदि क्या होता है कि पैडी ट्रांसप्लांटिंग में मशीन ज्यादातर अवेलेबल नहीं है, मैनुअली करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस हुए, एग्रोनॉमिस्ट वगैरह भी इन्वॉल्व हो गए कि इन्होंने किया कि प्री जर्मिनेटेड यदि हमारा पैडी सीड है, तो हम फील्ड को पेडल करके, और ये देखते हैं बक्सा है, बक्से में जो है जर्मिनेटेड सीड को डाल देते हैं, और उसको जो है थोड़ा सा स्क्रैच मार करके डाल देते हैं। यदि हम ब्रॉडकास्टिंग करें तो ज्यादातर जो बर्ड्स होते हैं आके इसको खा जाते हैं। इसमें बर्ड्स नहीं खा पाएंगे, स्क्रैच करके पडल में मिट्टी में मिल जाती है, और इसकी भी यील्ड काफी अच्छी होती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पैडी ट्रांसप्लांटर का। पैडी ट्रांसप्लांटर में भी कई कंपनियां हैं जो 6 रो, 4 रो, 8 रो मशीनें देती है। वो डिफरेंट देख लीजिए, 6 रो है, म्यांमार का है। उसी तरह से हमारे पास जो एक जीरो टिल आपको दिखाया, जीरो टिल मशीन इस तरह का है, देखने ये जो है एक्चुअली रिज है। ये रिज बना करके जो है हम सोइंग करते हैं, प्लांट करते हैं। सिमिलरली ये भी है मल्टी क्रॉप रिज प्लांटर है। साइज देखिए, साइज यदि आपके पास ट्रैक्टर बड़ा है तो यू कैन बाई दिस, अदरवाइज आपके पास जो है 2 रो, 3 रो, 4 रो, 6 रो, अलग अलग साइज के मिलेंगे आपको प्लांटर। उसी तरह से सीड का फर्टिलाइजर डील भी है, ये भी है देखिए, रो प्लांटर। गार्लिक के लिए भी गार्लिक प्लांटर, स्पाइसेस के लिए प्लांटर, मैनुअल भी है और ट्रैक्टर ऑपरेटेड भी, ये दोनों है, ठीक है। उसी ये न्यूमेटिक प्लांटर है और मल्टीक्रॉप प्लांटर है। आप इसके जो है 1 रो का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैक्टर साइज। उसी तरह जैसे सिंगल सिंगल रो वैक्यूम प्लांटर है, आपके पास एरिया कम है तो आप इसको खरीद सकते हैं। उसी तरह यदि शुगर केन है तो शुगर केन का भी जो है, देखिए यदि होल क्रॉप शुगर है तो शुगर केन ऑटोमेटिकली जो है कट करेगा, जिसको हम ट्रेंच प्लांटर कहते हैं, ट्रेंच बनाता है, कट करके उसमें प्लांटिंग कर देता है। ये पोटैटो का ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है, ठीक है। ये भी वर्टिकल टाइप आजकल ये कॉमन होने लगा, इससे जो है ऑटोमेटिक प्लांटिंग होती है और वेस्टेज कम होता है। राइस ट्रांसप्लांटर्स डिफरेंट टाइप्स की, ये इम्पोर्टेड है। वेजिटेबल ट्रांसप्लांटर भी काफी डेवलप हुआ है, इट्स नॉट वेरी कॉमन, अपने देश में इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं एरिया बहुत कम होता है और मैनुअली हम ट्रांसप्लांटिंग कर लेते हैं। बट इसके लिए मशीन भी है, यदि एरिया ज्यादा हो तो आप मशीन भी खरीद सकते हैं। वही शुगर केन के अलग अलग आजकल जो है शुगर केन के साथ जो है व्हीट एंड अदर जो मल्टी क्रॉप की सोइंग भी करते हैं, तो उसके लिए भी मशीन है। ये भी कुछ रिकमेंडेशन आया था कि यदि हम जो है पिट प्लांटिंग शुगर केन की करें तो यील्ड बढ़ जाती है। इसका भी हमने मशीन तो डेवलप कर दिया, बट इसकी प्रॉब्लम आती है हार्वेस्टिंग की, क्योंकि होता है कि इतना मोटा जो है इसका जड़ जकड़ लेता है कि मशीन से तो नहीं कटता, हाथ से काटना पड़ता है, ये शुगर केन का। उसके बाद जैसे फर्टिलाइजर वगैरह जनरली हम मैनुअली स्प्रे करते हैं, बट हम ये हमारे पास मशीन है जो फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर कहलाता है, इसके थ्रू भी हम इसको फर्टिलाइजर्स वगैरह, डीएपी, यूरिया वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इससे यूनिफॉर्म होती है काफी डिस्ट्रीब्यूशन।
ये वीडर्स हमने दिखाया, वीडर जो है डिफरेंट टाइप्स के मैनुअल वीडर्स हैं, जो आप बैठ करके कर सकते हैं, झुक करके कर सकते हैं, खड़े होकर के भी वीडिंग कर सकते हैं। ये पावर टिलर ऑपरेटेड वीडर है, ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड वीडर है। ये भी ट्रैक्टर जो है, जैसे रो क्राफ्स है, वाइड रो क्राफ्स, जैसे शुगर केन है, मेज है, कार्टन है, उसमें हम इस तरह की मशीनें भी यूज कर सकते हैं। ये जो राइस फील्ड है, उसमें जो यदि बीडिंग करना हो तो उसके लिए भी जो है हमारे पास वीडर है। वो सिंगल रो भी है, 2 रो भी है, 3 रो भी है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या कैपेसिटी है। स्प्रेयर देखें तो स्प्रेयर भी हमारे तरफ से हमारे पास कितने पावर टिलर ऑपरेटेड स्प्रेयर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड बूम स्प्रेयर, सेल्फ प्रोपेल्ड स्प्रेयर एंड हाई क्लियरेंस स्प्रेयर, ये इस तरह के सारे स्प्रेयर्स अवेलेबल है। जिसकी जो जरूरत है वो ले सकता है। एरोब्लास्ट स्प्रेयर है, ये हम इसको जो है क्रॉप में ज्यादातर यूज करते हैं, जनरली जो है कार्टन और मेज, इवन शुगर केन में भी यूज करते हैं, और हार्टिकल्चर में भी इसको यूज करते हैं। ये देखिए हार्टिकल्चर का आर्चर्ड क्रॉप है, दोनों तरफ ये स्प्रे कर सकते हैं इसमें। ये भी है, ये भी आर्चर्ड स्प्रेयर है। इसमें क्या है ऑप्शन, इसमें ये है यदि आप चाहें तो एक तरफ स्प्रे कर सकते हैं और चाहे तो दोनों तरफ भी कर सकते हैं इकट्ठे। इसमें ऑप्शन है क्लोज करने का। ये प्लेटफार्म बना करके जो हाई जो ट्रीज होते हैं उस पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं इस प्लेटफार्म के थ्रू। ये जैसे आप देखें वाइन यार्ड स्प्रेयर्स हैं, जो जनरली आपने देखा होगा नासिक वगैरह एरिया में इस तरह के स्प्रेयर काफी यूज होते हैं। ये भी जो एरोब्लास्ट स्प्रेयर है फॉर आर्चर चीज के लिए है। इसमें सिर्फ एक तरफ आप कर सकते हैं स्प्रेइंग। ये भी जो है एयर असिस्टेड स्प्रेयर से बूम टाइप के हैं, वो भी कमर्शियली अवेलेबल है। तो मैक्सिमम ज्यादा यूज इनका जो है कॉटन, अरहर, इसमें ज्यादा होता है। उसी तरह से ये स्प्रेयर है, इसको देखिए, इसके जो है ना दोनों जो बीम जो फ्लैट होता था, इसको हम खड़ा कर सकते हैं। और आर्चर में यदि आपको दोनों तरफ स्प्रे करना है तो आप दोनों तरफ कर सकते हैं, एक तरफ करना तो एक तरफ का क्लोज कर सकते हैं बात। ठीक है, ये आर्चर में भी कर सकते हैं इस तरह का। अब हम आए हार्वेस्टिंग या थ्रेशिंग पर। तो हार्वेस्टिंग में जो हमने रीपर की बात किया है, ये देखिए छोटे रीपर भी है, सेल्फ प्रोपेल्ड भी रीपर है, ट्रैक्टर ऑपरेटेड भी रीपर है हमारे पास। ये रीपर बाइंडर की हम बात करें, जो कटता है और पीछे देखिए बंडल बना करके फेंकता जाता है, रीपर बाइंडर वही है। ये जनरली इसको राइस एंड व्हीट के क्रॉप में यूज करते हैं। ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड रीपर बाइंडर है, जो बंडल बना के फील्ड में आपको दिख रहे हैं, इसको छोड़ दे रहा है, इसको कलेक्शन इजी हो जाता है। कंबाइन से जो छोटे कंबाइन थे, अगर इम्पोर्टेड कंबाइन, कुछ कोरियन है, कुछ चाइनीज है, कुछ जापानीज है जो अभी है, बट इनका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में भी अब शुरू हो गया है। काफी मैन्युफैक्चरर्स है जो साउथ में बनाने लगे हैं। इस तरह से ये क्लास है, क्लास कंबाइन आपने सुना होगा। ये मेज कंबाइन है, ये भी इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में होती है। शुगर कैन का भी है, शुगर कैन हार्वेस्टर बिलेट टाइप। उसके बाद बेलर्स, जो हमारा क्रॉप रेजिड्यू हमारा फील्ड में रह जाता है, उसको ये पड़ी है, जो कि आपने सुना होगा नॉर्दर्न इंडिया में, पर्टिकुलरली पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में बहुत प्रॉब्लम है। और जो इसका में कि वो CRM क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट स्कीम है, जो प्राइम मिनिस्टर खुद इसको मॉनिटर करते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो इसके लिए बेलर जो है बेस्ट है कि हम उस क्रॉप को, रेजिड्यू को इकट्ठा करें, बेल बनाएं, बेल बना करके इसको पावर हाउस या कहीं भी, मतलब जो प्लेट बनता है या डिफरेंट टाइप की यूजेज है, वहां पर इसको ट्रांसपोर्ट करें, तो उसकी बर्निंग की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है यदि हम बेलर को यूज करें तो। डिफरेंट टाइप के बेलर, जो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और क्या कहते हैं राउंड भी हो सकता है, और ये दोनों तरह के बेलर्स हमारे अपने देश में बनते हैं। ये जो है ये एक्चुअली स्ट्रा कंबाइन, हमने आपको बताया था एक स्ट्रा कंबाइन है, जो कि व्हीट हार्वेस्टिंग जो कंबाइन होती है, और फील्ड में बच जाता है जो भूसा, जो क्रॉप रेजिड्यू बच जाता है, उसको काटते भी है, उसका दाना अलग करते हैं और उसका भूसा हो जाता है। एक्चुअली भूसा का क्या होता है कि भूसा को हमें अनलोड करना पड़ता है ट्राली में। अभी एक कंसेप्ट हुआ था कि वो एक ट्राली, एक कंटेनर उसी पे बना करके माउंट कर देते हैं और भूसा उसी में इकट्ठा होता रहता है। जब भर जाता है तो उसको अनलोड कर लेते हैं। उसके बाद जो श्रेडर्स वगैरह आपने देखा, काफी जो है श्रेडर्स जो होती है, जैसे पर्टिकुलरली काटन स्टिक जो फील्ड में रह जाते हैं, उनको भी हम इसको जो है इससे कट कर सकते हैं। कट करके उसको स्मॉल पीसेज में करके आप खेत में छोड़ भी सकते हैं, या आप इसको ट्राली में इकट्ठा भी कर सकते हैं। बायो श्रेडर्स भी है, आप एक तरफ से फीड करिए, दूसरे तरफ से यू कैन कलेक्ट इट, आइदर यू कैन ट्राली में कलेक्ट कर सकते हैं या कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे शुगर केन आपको बताया था मैंने, सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्टर अपने दोनों ही है, बिलेट टाइप ही है। अनियन हार्वेस्टर, रूट क्रॉप हार्वेस्टर एक किलोमीटर है, अनियन हो, कैरेट हो, पोटैटो हो, गार्लिक हो, इनके लिए भी हार्वेस्टर्स है, और ये ऑलरेडी यूज है, कमर्शियल है।
मेज की मैं बात कर रहा था। मेज यदि आपको जो कुछ थोड़ा सा है तो मैनुअल आपके पास जो है वो सेलर है। यदि आपको ज्यादा है तो आप थोड़ा सा बाहर कर सकते हैं, मैनुअली ऑपरेटेड बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद आप जो है और उससे भी बड़ा भी कर सकते हैं। अभी इस समय क्या है कि पहले क्या होता कि पहले उसको छिलका उतारना पड़ता था सेलिंग के लिए। अभी आपको छिलका उतारने की जरूरत नहीं है, विद छिलका ही आप इसमें मशीन में फिट कर दीजिए और आपका छिलका अलग कर देगा, दाना अलग कर देगा। ये पावर ऑफ द सेलर है, इसमें छिलका निकाल करके करना पड़ता है। इसमें विद छिलके कर सकते हैं, डाल सकते हैं। गैस का सेलर, ये भी है गैस का सेलर। एक और भी मशीन है जिसमें आपको मक्की जो है अलग से करने की जरूरत है। मक्की पूरा जड़ से काट दीजिए और जैसे आप पूरा का पूरा क्रॉप फीड करते हैं, पूरा क्रॉप फीड कर दीजिए। स्ट्रा एक जगह कर देगा और दाने एक जगह कर देगा साफ करके। तो इस तरह की भी मशीनें आवर। ये तो मेज कंबाइन हमने आपको भी दिखाया है कि मेज कंबाइन जो चलते हैं। ये सनफ्लावर थ्रेशर है। हमारे पास थ्रेशर आजकल जो है मल्टी, आपके ज्यादातर थ्रेशर आपको मल्टी क्रॉप मिलेंगे जिसमें से सारे दाने जो है आप इकट्ठे, चाहे वो सरसों चाहे वो कोई भी दालें हो, सब के सब अलग अलग कर सकते हैं। आप देख लें अलग अलग तरह के क्रॉप है। थ्रेशर वही है, मिनिमम एडजस्टमेंट करना पड़ता है आरपीएम का। वो एडजस्टमेंट होता है, उसको हर क्रॉप के लिए आरपीएम अलग होता है क्योंकि वो सेंसिटिविटी होती है कि वो किस क्रॉप की कितने पे ब्रेक करता है, क्या करता है। उसके हिसाब से एडजस्ट करके आप इसके जो है थ्रेशिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये पैडी के लिए यदि आपके पास पहले पहले बहुत कॉमन होता था ये पैडल थ्रेशर इसको बोलते हैं। पैडी में एक आदमी क्या होता है कि आप देखते हैं यहाँ पीछे पैर से उसको इसको चलाता रहता है, ऊपर हाथ से फीड करता रहता है, दाने अलग हो जाते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम पावर ऑपरेटेड कर दिए, स्मॉल पोर्टेबल है। आप फील्ड में ले जाइए, वहां पर रख करके धान को आप फीड करिए और दाना निकल जाएगा। उससे ये थोड़ी बड़ी कैपेसिटी का है। उसके बाद जो है आपको जैसे हम बताए ना कि स्ट्रा आप कंबाइन हार्वेस्ट करते हैं, स्ट्रा छूट जाता है, तो स्ट्रा को भी मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट। पंजाब हरियाणा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए जो है स्ट्रा चापर भी बनाया है जो स्ट्रा को काट करके छोटा करके उसी में छोड़ देता है। तो थोड़ा इजी हो जाता है पलावी वगैरह, और ये सड़ भी जाता है जल्दी से। ये बेलर है। ये मैनुअली कुछ टूल्स हैं जो हार्वेस्टिंग में आते हैं, फ्रूट्स वगैरह के कॉमन है। ये प्लेटफार्म टाइप का है जो फ्रूट हार्वेस्टिंग में आप इसको केमिकल स्प्रेइंग में भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से पिट डिगर्स है जो मैनुअली भी है और छोटे छोटे भी है। आप करके जैसे प्लांट्स वगैरह लगाने होते हैं तो आप छोटा हो तो इससे कर सकते हैं, बड़ा हो तो इससे कर सकते हैं। बड़े वाले भी है ट्रैक्टर ऑपरेटेड। सिंगल रो भी है, टू रो भी है। टू रो भी आप यूज करते हैं, आपके पास बड़ा ट्रैक्टर है तो यू कैन गो फॉर दिस, रो कर सकते हैं। फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग की आ गई। हार्वेस्टिंग के लिए जो है जनरली जो है कोकोनट वगैरह हार्वेस्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो कुछ डिवाइसेज यूज हुए हैं जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में है। कोकोनट डिहस्कर है, स्ट्रिपर। ये डिफरेंट तरीके, ये बनाना है जो है स्टम्प जो है रिमूव करना हो उसके लिए भी हम इसको मैनुअली में बहुत प्रॉब्लम आती है। ट्रैक्टर के थ्रू आप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह से बनाना का जो स्टेम है वो उसको डिस्पोज आप करना बहुत मुश्किल होता है। अभी क्या है कि आप इसके थ्रू जो है इसमें फीड करते जाइए, काट करके छोटा छोटा करके। आजकल जो है बनाना लीव्स का देखते हो वो सारे प्लेट वगैरह सब बनने लगे हैं, तो इसमें काफी यूज हो गया। ये हार्टिकल्चरल टूल्स वगैरह है। तो अब देख ले, मेकनाइजेशन फॉर स्मॉल फार्म की बात हो रही थी। आपके पास पैडी हार्वेस्टर भी है, रीपर भी है, स्प्रेयर भी, छोटे छोटे मशीनें भी हैं अपने। इनके बड़े साइज भी है, छोटे साइज भी है, सभी है। उसी तरह हार्टिकल्चर मेकनाइजेशन के लिए भी अपने पास डिफरेंट टाइप्स के मशीन अवेलेबल है। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए भी अलग से मशीन अवेलेबल है। ये सारी चीजें मशीनें अवेलेबल। फ्यूचर का ये है कि अभी हमारा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रैक्टर जो प्रोडक्शन है, ज्यादातर डिमांड जो है 50 मतलब 40 45 50 हार्स पावर से ऊपर के ट्रैक्टर की डिमांड आने लगी। अच्छा, जब ट्रैक्टर ज्यादा हो तो हमारी मशीनें भी हाई कैपेसिटी की होगी। और दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो है कस्टम हायरिंग का भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहे स्टेट गवर्नमेंट का जो है इम्फेसिस ज्यादा है कि आप कस्टम हायरिंग पर जाइए, क्योंकि हर छोटा फार्मर जो मशीन नहीं रख सकता है। तो कस्टम फायरिंग पर भी जाए तो वहां पर भी जो है वो हाई कैपेसिटी मशीन रखते हैं। तो उनके लिए जो है ये बड़ा हार्स पावर की ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो हमारा स्ट्रेटेजी सारा जो है जैसे जैसे लैंड साइज जो है हमारा जो है छोटा होता जा रहा है, हम देखते हैं कि हमारा ट्रैक्टर का साइज बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए जो है जो अभी गवर्नमेंट का जो नया कानून आया था जिसमें कि हम कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वो उसके लिए था। वो वो प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें कस्टम हायरिंग पे जाना पड़ेगा, वेदर इट इज कोऑपरेटिव टाइप
और इंडिविजुअली भी हो सकता है। इंडिविजुअली फार्मर काफी कस्टम हायरिंग करते हैं, या गवर्नमेंट के थ्रू, या कोई इंडस्ट्री है, एमएनसी भी आ सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसको बिजनेस टाइप की इंटरप्राइज फ्रेंडली पॉलिसी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। कुछ बनाए तो है, लेकिन बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल पॉलिसी नहीं रही है मेकनाइजेशन में। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब डिमांड फार्मर की मशीन की आती है, तो एक ही साथ पूरे गांव की आती है। जैसे आज बारिश हुआ, तो 2 दिन के बाद मशीन खेत को तैयार करना है, तो पूरे गांव के खेत में होती है। तो वो कस्टम हायरिंग में जो है नहीं हो पाता, सबकी डिमांड एक साथ नहीं मीट हो सकती है। वो तभी हो सकती है जैसे इंडिविजुअल फार्मर एक दिन में अपना खेत तैयार किया, दूसरे दिन अपने पड़ोसी के पास चला गया। तो ये पॉलिसी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कस्टम हायरिंग सेंटर ज्यादातर फेल इसलिए हो जाते हैं कि पूरे एरिया, जो उनका कैचमेंट एरिया हो, उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। और एक बार यदि वो पूरा नहीं हुआ, फार्मर उनसे नाराज होगा तो दोबारा उनके पास नहीं जाता है। ये मतलब मेजर हिच है आजकल की इस पॉलिसी में। और दूसरी चीज है कि सपोर्ट प्राइस वगैरह जो हम बात चल रहे हैं, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो काफी तरह का सपोर्ट प्राइस दे रही है। और बट हमारे पास जो थोड़ा सा हमें R&D वगैरह जो करना है, जैसे हमारे पास हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा ऑटोमेशन नहीं है, वेजिटेबल और फ्रूट्स में। हिल एग्रीकल्चर में भी हमारे पास बहुत अच्छे मशीन नहीं है। या जो एलाइड सेक्टर है, या फिशरी फार्म है, या मशरूम फार्मिंग है, या और इस तरह का कोई फार्मिंग है, वहां पर भी ज्यादातर अभी मेकनाइजेशन नहीं हो पाया है। तो उस पर हमारा ज्यादातर वो ध्यान जाना चाहिए। ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम रही है, बट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। मेरा अपना जो हमारा एक्सपीरियंस है, क्रॉप इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट पूरे कंट्री लेवल पर एक प्रोडक्टिविटी पर करती है कि पर एकड़ जो इतना प्रोडक्शन हो तो इतना करेंगे, ये ये ठीक नहीं है। पॉलिसी जो है ये होना चाहिए कि हर स्टेट का अपना एक जो है एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है किसी भी क्रॉप की, और हर स्टेट का जो इंश्योरेंस अलग होना चाहिए। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हमने कई बार ये रेज किया, बट पॉलिसी प्लानर्स पर नहीं जा पाता है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हर स्टेट का जो क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए, उसका लेवल अलग होना चाहिए। कैनॉट बी वन फॉर होल कंट्री। अच्छा, उसी तरह से जो है हमारा वुमेन को, आपको पता ही है कि आजकल जो है वुमेन का मेजर रोल होने लगा एग्रीकल्चर में, पूरा रूरल इंडिया में। ज्यादातर पार्टिसिपेशन आजकल, आदमी जो नौकरी पर चले जाते हैं, तो ज्यादातर फार्म वर्क जो है दैट इज कंट्रोल वुमेन। ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास काफी तरह के टूल्स वगैरह हैं। जैसे जैसे हमारे पास जो सीड ट्रीटमेंट है, नवीन डिबलर है, रोट है, सीड ड्रिल है, पैडी ड्रम सीडर है, राइस ट्रांसप्लांटर है, छोटे वाले कोने बीडर है, लॉन्ग हैंडल बीडर है, व्हील हैंड हो, फर्टिलाइजर ब्राकर, इम्प्रूव सिकल, शुगर कैन स्ट्रिपर, मेज सेलर, उसी तरह से ग्राउंडनट स्ट्रिपर, ग्राउंडनट कार्टिकेटर, पेडल ऑपरेटेड थ्रेशर, ग्रेन क्लीनर, पेडल ऑपरेटेड ग्रेन ग्रेडर, पोटैटो पिलर, इस तरह की मशीनें हमारे पास छोटे छोटे हैं, जो वेरी कंफर्टेबली जो है कोई भी औरत जो है इसको यूज कर सकती है। और सेफ में सारी मशीनें आजकल सेफ है। तो ये चीजें हैं बेसिकली। और जो मेन कंस्टेंट जो हमारा फार्म मैकेनाइजेशन का, जो मैंने पहले भी बताया था कि छोटे छोटे हमारे पास 2.5 एकड़ एवरेज फार्म है। छोटे फार्म के लिए मशीन बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सस्ता नहीं बना सकते। लोहा जो लगना है उसका प्राइस तो लगना ही लगना है। ठीक है ना। तो हम बहुत सस्ता नहीं होते, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि इंडिविजुअल फार्मर कस्टम हायरिंग, कोऑपरेटिव फायरिंग, कस्टम हायरिंग, ठीक है, इसके थ्रू जो है मैकेनाइजेशन को हम बढ़ा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि ये जो मशीनें हम इस स्मॉल फार्मर के लिए बनाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका एक्चुअली कैपेसिटी कम होती है, और उनका कास्ट बढ़ जाता है, प्रोडक्शन में कास्ट बढ़ जाता है। और दूसरी चीज है कि हमारे पास एक सबसे बड़ी इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारा एग्रो सर्विस सेंटर जो है बहुत ज्यादा नहीं है जितना कि होना चाहिए। उस सर्विस सेंटर करके ये भी हमारी प्रॉब्लम आती है। और वीक इंडस्ट्रियल लाइजन, हालांकि हमने एसोसिएशन के थ्रू जो है काफी लाइजन बहुत अच्छा इम्प्रूव किया हुआ है, बट सर्विस सेंटर अभी भी जो है बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स है दे कैन प्रोवाइड, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स है जो मेजॉरिटी है वो नहीं कर पाते हैं। तो इस पर थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि हमारा जो है
हमारे पास पूरे अपने देश में कोई लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पॉलिसी है ही नहीं। जहाँ तक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। काफी हमने इम्प्रूव कर दिया है, इस पर काम चल रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस की मैंने बात किया कि ऑलरेडी हिल इक्विप्ड होते हैं, ज्यादा उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है। कभी कभी जो छोटे मशीनें बनती है वो सब स्टैंडर्ड डिजाइन होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो अपने पास जो क्रेडिट पॉलिसी है वो भी बहुत ठीक नहीं है, जो फार्मर्स के लिए ज्यादातर है भी नहीं अच्छी। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंडिया में नहीं हो रहा है। हमारे जो मैकेनाइजेशन, जो एवरेज मैकेनाइजेशन इन द कंट्री है, वो ऑलमोस्ट 55% है, जिसको हमें कम से कम 70 से 75% बढ़ाना चाहिए, तब जाकर के हमारा जो है सस्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हो सकती। ये है, इसके साथ जो है हमारा लेक्चर खत्म हो गया। धन्यवाद सभी को, और हम सवाल ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर किशोर, आपने जो है बहुत ही ज्यादा जानकारी शेयर करी है। किसान भाइयों के लिए बहुत यूजफुल है ये जानकारी। अगर किसी के मन में कोई सवाल है जो डॉक्टर सिंह जो है जवाब देंगे, तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए और हम अनम्यूट करके आपके सवाल ले लेंगे। और आपको ये बताना चाहते कि कल हम जो है मराठी में सेम ये डायलॉग करने वाले हैं। केवी डायलॉग्स का कल मराठी वर्जन शुरू हो रहा है। कल हमारा पहला एपिसोड है मराठी डायलॉग्स का, जो कि जूम पे 6:30 बजे शाम को है। और उसके लिए हमारे साथ जो है डॉक्टर आनंद मडके मोहर आ रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा रेलेवेंट जानकारी देंगे। इसलिए आपके जो मराठी बोलने वाले साथी हैं, जो मराठी बोलने वाले किसान हैं, उनके साथ ये शेयर करिए ताकि वो ज्वाइन होके इस का फायदा उठा सके। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम ये सेशन खत्म कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ज्यादा जानकारी आज सबके संग शेयर करी है। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत काम आएगी ये जानकारी। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई सवाल है तो वो हमको अपना सवाल भेज सकते हैं। आपका कीमती समय निकालने के लिए आप सबको धन्यवाद। और डॉक्टर सिंह, आपको वापस से बहुत ज्यादा धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और आपका नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अलका, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले सोमवार को 6:30 बजे हम इसके सेकंड सेशन में, दूसरे सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच थैंक सबको। यू, थैंक यू।